नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एंड्रॉयड ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है और ये टेस्ट नंबर 27 है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए। ऐप में लॉगिन करते समय ध्यान रखें, नीचे पेरेंट का ऑप्शन होता है, उसे आप ऑफ रखें। जनरली बच्चे उसको ऑन कर लेते हैं, तो पेरेंट्स लॉगिन आपने किया हुआ है तो आपको टेस्ट शो नहीं होंगे। अगर किसी दिन टेस्ट नहीं भी होता है या उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है, वैसे तो हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होता है, लेकिन यदि टाइमिंग चेंज भी हो जाती है तो हम यूट्यूब पर उसका कोई नोटिफिकेशन या अपडेट डालते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसी और जानकारी के लिए भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को देखना और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपका स्कोर मैं ज़रूर चेक करूँगा। टेस्ट में स्कोर आपको 5 बजे के बाद शो होगा। अगर आप सुबह 9 बजे भी अटैम्प्ट करते हैं तो 5 बजे बाद फिर ओपन करें और उसके बाद आप अपनी रैंक देख सकते हैं। दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चा इस चीज़ को समझ पाए, इसलिए आप भी हमारा सहयोग करें, हिंदी हो या इंग्लिश। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल शेयर किया करें दोस्तों को। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से हम शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नमी सोखने के बाद जो नारंगी यानी ऑरेंज कलर की, हिंदी और इंग्लिश में ही गड़बड़ कर दी भाई, चलिए कोई बात नहीं। नारंगी सिलिका जेल का कलर पूछा था, इंग्लिश में मैंने ब्राउन कर दिया। सॉरी, ये ब्राउन नहीं है, ऑरेंज लिखना था इसको, ठीक है। देखो, जनरली सिलिका जेल दोस्तों 2 तरह की आती है, ठीक है। मैं आपको इसमें पूरा चैप्टर कवर करवा देता हूँ। 2 तरह की सिलिका जेल होती है। एक फ्रेश सिलिका जेल होती है, वो ब्लू कलर की होती है, और दूसरी जो फ्रेश सिलिका जेल होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। नमी सोखने के बाद ब्लू वाली जो है वो या तो लाइट पिंक हो जाती है या फिर वाइट हो जाती है। ऑरेंज वाली जो है, ये जब थोड़ा सा मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है तब तो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ग्रीन कलर की हो जाती है, और पूरी तरह से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेती है तो ये ब्लैक हो जाती है। कुल मिलाकर के 3 नाम याद रखें। 2 तरह की कहते हैं सिलिका जेल आती है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में हम इसका उपयोग करते हैं, राइट। अभी देखो, यहाँ पर ब्लैक का ऑप्शन तो था नहीं, तो नारंगी सिलिका जेल यानी ऑरेंज वाली सिलिका जेल जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी फ्रेश सिलिका जेल का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन दूसरी और भी तो है ना, उसकी फ्रेश में कैसा रहता है, ब्लू। और ब्लू वाली कैसी हो जाती है, लाइट पिंक या फिर वाइट। अभी हमारा ऑप्शन ए रहेगा, ऑरेंज वाली जो है वो ग्रीन में हो जाती है और पूरी तरह से अगर ऑब्जर्व कर लेगी तो फिर वो ब्लैक हो जाएगी। अगला सवाल, वोल्टेज वेव की इक्वेशन 20 + 10 sin 314t वोल्टेज में डीसी कंपोनेंट का मान कौन सा है। देखिए दोस्तों, जो बिना साइन के लिखा हुआ होता है ना वो डीसी कंपोनेंट ही कहलाता है, यानी प्योर रेजिस्टिव बोल दो या डीसी कंपोनेंट बोल दो, बात एक ही है। तो 20 जो है ये डीसी कंपोनेंट है, जबकि 10 साइन जो है ये एसी कंपोनेंट है, और एसी कंपोनेंट में भी ये कौन सा मान है, पीक वैल्यू है, शिखर वैल्यू बोलते हैं इसको। आरएमएस अगर निकालना हो तो फिर इसको 0.707 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगला, अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और करंट आपको दी गई है, पावर कैलकुलेट करनी है। अब वही बात होगी ना, देखो पावर कंपोनेंट के लिए बात करें तो जो बिना किसी कंजुगेशन के लिखा हुआ है वो रेजिस्टिव है, तो रेजिस्टिव सर्किट में पावर बराबर क्या करेंगे, V × I। इसलिए एक तो हो जाएगा A × C, ये है आपकी वास्तविक शक्ति। और जो कंजुगेशन के साथ लिखी हुई है वो इंडक्टर या कैपेसिटर की मानी जाएगी यहाँ पर, तो वो आपकी एक तरह से रिएक्टिव पावर हो गई। दोनों को जोड़ देंगे तो A + C, सॉरी A × C + B × D, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है
वो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है सीरीज पैरेलल का, और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए धारा की वैल्यू सीधे ना दे करके एक टाइम वेरिएंग सर्किट के साथ दे दी। आई टाइम वाला जो होता है ना, ये समय के साथ परिवर्तन वाले को बोलते हैं। क्या कह रहे हैं अपन से, 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें करंट का मान 6 साइन ओमेगा टी है, तो 15 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको क्या डायग्राम पूरा समझ में आ गया। ये देखो 10 ओम का लगा हुआ है, छोड़ दीजिए। 5 ओम और 15 ओम के क्या है, समांतर में जुड़े हुए हैं। यानी अगर रेजिस्टेंस का अनुपात देखें तो कितना बना, 1:3, राइट। तो फिर धाराओं का अनुपात कितना होगा, 3:1, ठीक है। अब 5 ओम वाले में अगर 6 एम्पियर करंट चल रही है तो यहाँ कितनी चलेगी, 2 एम्पियर करंट। यानी जो हमें समीकरण दी गई है 6 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है हमारे इसमें, डी ऑप्शन में है, तो आपका यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का क्यू फैक्टर बढ़ाने पर उसके पावर फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पावर फैक्टर और क्यू फैक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्यू फैक्टर, राइट। तो जब क्यू फैक्टर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका पावर फैक्टर 0 नहीं है। देखिए प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 है, क्योंकि इनका फेज अंतर 90 डिग्री है, जबकि प्योर रेजिस्टर का फेज अंतर 0 डिग्री है और पावर फैक्टर इकाई होता है। बी उत्तर अपना यहाँ सही हो जाएगा। शुद्ध प्रतिरोधक का पावर फैक्टर जो है वो 0 नहीं है। अगला प्रश्न है, वन टाइम कांस्टेंट में एक कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज रहता है, अनावेशित पूछा है, ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, कैपेसिटर 5 टाइम में पूरा चार्ज होता है, 99.9% चार्ज हो जाता है, 100% माना जाता है 5 समय में। लेकिन पहले टाइम में कितना चार्ज होता है, वो 63%। तो सीधी सी बात है, 100% उसको चार्ज होना था, चार्ज हुआ कितना, 63। इसका मतलब डिस्चार्ज कितना रह गया, 37%। तो एक कैपेसिटर 37% डिस्चार्ज कहलाता है पहले आवेश में। दूसरे में 86% चार्ज होता है, तो फिर वहाँ पर 14% डिस्चार्ज रहता है ना। इन चारों ऑप्शन का मैं आपको एक बार फिर उत्तर बताता हूँ, ध्यान से देखना। ए ऑप्शन है वन टाइम में चार्ज कितना था, बी ऑप्शन है 2 टाइम में चार्ज कितना है, सी ऑप्शन है 1 टाइम में डिस्चार्ज कितना है, और डी ऑप्शन है 2 टाइम में डिस्चार्ज कितना है। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ में I0 धारा का मान बताइए। देखो एक सर्किट दिया है, आई होप अब आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, और ये रही I0। देखो यहाँ करंट का मान पूछा है। देखो भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अगर इस शाखा का, इस ब्रांच का जो 1 ओम की ब्रांच है, यदि करंट पता लग जाए ना तो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में 50-50 हो जाएगा, बराबर मान के प्रतिरोध है ना। और इस ब्रांच में जो करंट आएगा, किसमें, 1 ओम वाली ब्रांच में, यहाँ पर वो इस ब्रांच की करंट का 50% है। मतलब हमें यहाँ का करंट चाहिए इस 1 ओम का, और ये 1 ओम क्या है, ये 1 ओम तो सर्किट के लिए टोटल करंट के इक्वल हो गया। परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है। देखो कुल वोल्टेज दिया हुआ है 40 वोल्ट, इसका मतलब हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। सबसे पहले ये कंबाइंड संयोजन है, कंबाइंड संयोजन में सबसे पहले लास्ट में लगा करो और ये देखा करो कि अंतिम 2 रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, लास्ट वाले दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, तो ये कहलाएगा पैरेलल सीरीज सर्किट। और देखो जब इसका आप
कैलकुलेशन निकालेंगे ना, तो आपका यहाँ पर क्या कैलकुलेशन बनकर आ रहा है, 2 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगेगा और वो कितने का हो जाएगा, 1 ओम का। कुल प्रतिरोध कितना आएगा इन दोनों का, 1 ओम, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन वो 1 ओम इस एक के साथ कैसे लगा हुआ है, सीरीज में। यानी अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, और रेजिस्टेंस कितना बन गया, 2 ओम का। यानी कि कुल मिलाकर के 1, 2 और 3, इनकी जगह यहाँ पर अगर एक प्रतिरोध लगा दें हम, तो वो 2 ओम का हमें लगाना है, एक ही बात है। अब देखो, एक तो ये जो इन तीनों का टोटल बना था और एक ये जो ऑलरेडी लगा हुआ है, दोनों फिर पैरेलल में आ गए, 2 ओम और 2 ओम का उत्तर बनेगा 1 ओम, पैरेलल है ना। यानी कि यहाँ पर इतने सारे सर्किट के लिए हमें केवल एक रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पर 1 ओम का, तो भी एक ही बात है, और वो इसके साथ सीरीज में आया, 1 ओम और 1 ओम कितना बना, 2 ओम। यानी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम। देखो टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आया, करंट कितनी चली, 20 एम्पियर। बहुत सिंपल सा है ना। देखो यहाँ से 20 एम्पियर चली तो आगे जाकर क्या हुआ, बराबर भागों में डिवाइड हो गई, 10 एम्पियर यहाँ पर, 10 एम्पियर यहाँ पर। जो 10 एम्पियर करंट यहाँ आई थी आगे आकर दो भागों में बंट गई, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो I0 का मान कितना हुआ, 5 एम्पियर। बताइए कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आया क्या। चलिए आप भी मिलान करना, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ज़रूर करना और आंसर का मिलान करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका भी इतना ही उत्तर आया क्या, क्योंकि हो सकता है ना कैलकुलेशन में एरर आ ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कैलकुलेशन एरर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे फिर न्यूमेरिकल आ गया। ये कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए और बी के बीच में कितने मान का प्रतिरोध कनेक्ट किया जाए ताकि कंबाइंड इस लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके। चलो भाई पहले डायग्राम देखो, दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा होगा। देखो दोस्तों होता क्या है, हम सभी जानते हैं यहाँ लोड कनेक्ट करना है। देखो ये जो 2 पॉइंट से दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये 10 वोल्ट का सोर्स है और ये जो 2 ओम है ना, ये इस सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ लोड कनेक्ट होना है। क्वेश्चन में नाम दिया है कि इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके। देखो हम सब जानते हैं कि अधिकतम शक्ति तो ट्रांसफ़र तब होती है जब लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए। आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, इसका मतलब इन बिंदुओं पर जुड़ने वाला रेजिस्टेंस भी 2 ओम का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रतिरोध तो 4 ओम का ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दूसरा हमें और जोड़ना है ताकि प्रतिरोध 2 ओम हो जाए। तो कितने से हो सकता है, 4 ओम से। यानी यहाँ पर भी हमें 4 ओम का ही प्रतिरोध लगाना होगा। तब देखो 4 ओम और 4 ओम दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इस बाहरी परिपथ में प्रतिरोध कितना ले आएंगे, 2 ओम। ये लोड प्रतिरोध 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा और परिपथ में अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र हो सकेगी। तो रेजिस्टेंस कितने मान का लगाएंगे, 4 ओम का। बताइए प्रश्न समझ में आया क्या। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे कम पावर फैक्टर वाली युक्ति कौन सी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर्क लैंप, रूम हीटर, इनकेंडिसेंट लैंप तीनों रेजिस्टिव सर्किट में आते हैं। प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई, जबकि फ्लोरेसेंट लैंप इंडक्टिव सर्किट में आती है और इसका पावर फैक्टर 0.5 माना जाता है। 0.5 तो खैर नहीं होता, इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है आजकल, तो फिर भी कंपेरेटिवली पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा लो फ्लोरेसेंट लैंप का ही होगा। प्रतिदीप्ति लैंप इसका उत्तर आएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी वाइंडिंग फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए करते हैं। फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए शेडिंग रिंग होती है। शेडेड पोल मोटर में एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांटने के लिए इसका उपयोग करते हैं अपने। और डैम्पर वाइंडिंग अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन में होती है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दूर करना और सेल्फ स्टार्ट बनाना इसके 2 काम होते हैं।
डमी कोयल डीसी आर्मेचर में होती है, उसको मैकेनिकल रूप से बैलेंस करने के लिए होती है। टर्शियरी कुंडली ट्रांसफार्मर में होती है। स्टार स्टार प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल को फ्लोटिंग से रोकना इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कम करने की सबसे अधिक सामान्य यांत्रिक विधि कौन सी है? मैकेनिकल रूप से गियर वाली विधि को सबसे बेटर मानते हैं, क्योंकि ब्रेक कभी भी लूज हो सकते हैं, लेदर होता है घिस जाता है, चेन कभी भी टूट सकती है, बेल्ट कभी भी टूट सकता है, लेकिन बताते हैं कि गियर प्रणाली गियर बॉक्स सिस्टम सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है। अगला प्रश्न है कि एक इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम NS सिंक्रोनस गति बोलते हैं, और ये फॉर्मूला F/120/P से ज्ञात भी की जा सकती है। इफेक्टिव स्पीड रोटर स्पीड को बोलते हैं, और रोटर और सिंक्रोनस गति के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको स्लिप स्पीड या स्लिप गति उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो इसको लोड एंगल बोलते हैं, जो दोनों के बीच में बनता है, या इसको पावर एंगल भी बोल सकते हैं। शक्ति का कोण, पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो इसी बात पर डिपेंडेड होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन अल्टरनेटर की हार्मोनिक से है, और इस प्रश्न को बहुत बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको 20 मिनट का समय खर्च करने के लिए बोलूँगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, अल्टरनेटर का टॉपिक देखिए, उसमें अल्टरनेटर में हार्मोनिक्स नाम से एक टॉपिक मिलेगा। 15 से 20 मिनट का मैंने टॉपिक दिया, लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ कि हार्मोनिक्स से संबंधित सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन होना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। क्या पूछा है अपन से कि अगर बैलेंस साइनसॉइडल करंट हो तो कौन से हार्मोनिक अपने आप ही एब्सेंट रह जाते हैं? दोस्तों हार्मोनिक एब्सेंट रहने की एक शर्त होती है। हार्मोनिक ऐसे एब्सेंट होता है कि जो एक चक्कर होता है ना यांत्रिक का, वो 360 डिग्री का होता है। इलेक्ट्रिकल में 120 डिग्री का फेज अंतर होता है, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। अब कौन सा हार्मोन ऐसा है जो 360 से अपने आप ख़त्म हो जाएगा? देखो, तीसरा हार्मोन अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 × 3 करेंगे 360 आ रहा है, 360/360, यानी एक चक्कर बाद तीसरा हार्मोन ख़त्म। इसी तरह से अब आप देखो, पांचवा हार्मोन ख़त्म नहीं हो सकता, सातवां नहीं हो सकता, लेकिन नौवां हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 चक्कर बाद नौवां ख़त्म हो जाएगा। यानी कुछ डिग्री, कुछ एंगल, कुछ चक्कर काटने के बाद जो हार्मोन अपने आप समाप्त हो जाते हैं वो होते हैं तो तीसरा, नौवां, 15वां और 21वां। जब अल्टरनेटर रन करता है तो रनिंग के दौरान धीरे धीरे ये विषम हार्मोन समाप्त होते जाते हैं, लेकिन पाँचवां, सातवां कभी हार्मोन जो है वो ख़त्म नहीं होते, और इसीलिए सातवें हार्मोनिक्स के साथ मोटर में क्राउलिंग उत्पन्न होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट विशेषता अभिलक्षण कैसा होता है? ये सदैव लीनियर होते हैं, रैखिक होते हैं, क्योंकि ये आर्मेचर करंट वर्सेज फील्ड करंट होते हैं। फील्ड धारा में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं, समानुपातिक रूप से आर्मेचर करंट में भी वैसे वैसे वृद्धि होती जाती है। अगला प्रश्न, डीसी मशीन का यांत्रिक अभिलक्षण पूछा है, तो टॉर्क और गति विशेषता को मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, वहीं टॉर्क और आर्मेचर विशेषता को विद्युतीय अभिलक्षण कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट करूंगा दोनों को याद रखें, पेपर में आ सकता है। निम्न में से कौन सा डीसी शंट मोटर का एप्लीकेशन नहीं है? सॉरी, एप्लीकेशन है, ये पूछा है। देखो, क्रेन, होइस्ट और खिंचाव कार्य, इन सब में तो डीसी सीरीज मोटर होती है, और जो मशीन टूल है यहाँ पर डीसी की शंट मोटर होती है। डी ऑप्शन के साथ चले जाना। 2 वाटमीटर विधि का उपयोग कहाँ नहीं कर सकते? देखो, वैसे तो कन्फ्यूजन रहती है आप सबको शायद, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी, मैं बताता हूँ कैसे। बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में काम में आती है, पहली बात तो ही, ठीक है। लेकिन बैलेंस और अनबैलेंस में कब आती है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये डेल्टा में तो आती ही आती है, हमेशा ही आएगी, ठीक है, चाहे बैलेंस हो या अनबैलेंस हो डेल्टा। लेकिन अगर स्टार अनबैलेंस हो ना, तब इसका यूज नहीं करते। स्टार में बैलेंस में तो काम आ जाएगी। तो ये 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस सिस्टम अगर हो गया तो वहाँ पर कहते हैं कि 2 वाटमीटर विधि से उपयुक्त रीडिंग या पाठ्यांक हमें नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न, वोल्टेज रेगुलेटर की भांति उपयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर आएगा।
सीटी को करंट नापने के लिए काम में लेते हैं, पीटी को वोल्टेज नापने के लिए काम में लेते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो है वो पावर ट्रांसमिट के लिए काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की किस विधि को पोसियर विधि कहते हैं। दोस्तों ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी 3 विधियां और तीनों विधियों के 3-3 नाम है। आप अगर क्लास देखें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा तरीके से समझ पाएंगे। इसका उत्तर अपना सी आएगा। जीरो पावर फैक्टर विधि को पोसियर विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है सिंक्रोनस इम्पीडेंस ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। देखो सिंक्रोनस इम्पीडेंस यानी ZS की बात कर रहे हैं। Z बराबर V/I होता है, इतना तो कन्फर्म है ना। V/I से 2 ही ऑप्शन है, C और D तो नहीं है ना, हटा दीजिए इनको। अब देखो ये कहता है कि ओपन सर्किट में क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज, देखो ZS का मतलब होता है अधिकतम, तो अधिकतम वोल्टेज तब होती है जब ओपन सर्किट हो और अधिकतम करंट तब होती है जब शॉर्ट सर्किट हो। ए ऑप्शन होगा। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहलाता है। डोमेस्टिक लोड जो होता है उसका लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर पूछा है और उसका डिमांड फैक्टर 100% होता है। डिमांड फैक्टर का मतलब होता है कनेक्टेड लोड के इक्वल आपकी मांग हो। तो घर में यही होता है, लगभग 1 किलोवाट का लोड होता है और 1 किलोवाट की डिमांड रखते हैं, तो 100% माना जाता है। अगला प्रश्न है DC वोल्टमीटर के रूप में उपयोग किए जाने वाले एम्पीयर मीटर की सुग्राह्यता ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ आपको पहले भी। देखो प्रति वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट। अब वोल्टेज तो दिया हुआ है, प्रतिरोध ज्ञात करना है तो धारा का भाग दे दो। 1 वोल्ट में आप 200 माइक्रो एम्पीयर का भाग देंगे, उत्तर आएगा 0.005 जो कैलकुलेशन आप करेंगे, और ये आपका बनेगा एक तरह से ओम में जब आप इसकी वैल्यूएशन लेंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेशन करके मिलान करेंगे तो आपका उत्तर 5 किलो ओम प्रति वोल्ट आएगा। एक बार मिलान ज़रूर कर लेना, कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बता देना। अगला प्रश्न, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की समीकरण को ई मैक्सिमम कोस ओमेगा टी से दर्शाए, फेज कोण कितना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 0 है, नहीं, यहाँ ध्यान से देखो कोस दे दिया। अगर साइन ओमेगा टी होता ना तब 0 होता, और साइन 0 जो है ना ये कोस 90 के बराबर होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और कोस 90 का मान 0। साइन और कोस घड़ी के पेंडुलम की तरह चलते हैं। यहाँ पर जब कोस दे दिया इसका मतलब ये साइन 90 बोल रहा है, ये उत्तर सही होगा। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, प्यारा सा कमेंट कर देना, ज़रूर पढ़ूंगा सभी के कमेंट्स।